नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्री जगन्नाथपुरी में आज से विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत। तेज बारिश के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा हुई शुरू। भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन। एनएसए अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट लॉन्च। अब सुपरफास्ट तरीके से बुक होगा टिकट। कैप्चा का झंझट ही हुआ खत्म। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। आज से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल का निर्यात महंगा। देश में नहीं होगी पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी। अमेरिका ने ईरान पर किए ताज़ा हमले। सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। इराक का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। और मेसी मैजिक में गुम हुआ इंग्लैंड। आखिरी 7 मिनटों में 2-1 से हराकर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप के फाइनल्स में स्पेन से होगी खिताबी भिड़ंत। चलिए अब इन सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के मौसी का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन भी श्री गुंडीचा मंदिर में ही होता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक इसी मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों में वो वापस श्री मंदिर, जहां पर वो हमेशा विराजमान होते हैं, लौटते हैं। इसको कहा जाता है बहुड़ा यात्रा, यानी वापसी रथ यात्रा। पुरी में आज सुबह 9 बजे भगवान को रथों में विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू के साथ रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम 4 बजे से श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा हैं, उनको 3 किलोमीटर दूर जो गुंडीचा मंदिर है उसके लिए लेकर के जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, एक बूंद ही सही वर्षा जरूर होती है। इस वक्त पुरी में तेज बारिश है, बावजूद उसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया एक ऐसी तिथि जहां पर यह भव्य आयोजन किया जाता है और आज ही के दिन भगवान अपने मंदिर से बाहर निकल करके भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा आज रथारूढ़ है। दोनों भाई और बहनों के साथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन, ये तीनों ही रथ जिस पर भगवान विराजमान होंगे। और अक्षय तृतीया से पारंपरिक विधि का जो रथ निर्माण है अक्षय तृतीया से ही शुरू किया हो जाता है। और इस वर्ष तो अधिक मास था और विशेष तौर पर जो दारू ब्रह्म है उसकी भी प्रतिष्ठा की गई है। और गुंडीचा मंदिर, जो कि माँ के भगवान के मौसी का मंदिर माना जाता है, वहाँ रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर गुंडीचा मंदिर में आपको भगवान के दर्शन हुए तो उनके दर्शनों का जो फल है वो करीब 100 गुना हो जाता है श्री मंदिर में दर्शन करने के। तो बहुत सारे लोग इस वक्त रथ यात्रा में शामिल होते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि अगले 9 दिनों तक, 10 दिनों तक, जब तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, उनके दर्शन किए जाएं। नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन, ये 3 रथ हैं भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा के, जिस पर वो विराजमान होकर के आ जाएंगे। बहन के साथ, भाई के साथ भगवान श्री जगन्नाथ का रूप सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के जगन्नाथपुरी में दिखता है। लेकिन अब जगन्नाथपुरी से ये जो यात्रा है, आस्था की यात्रा, वो न केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। दुनिया के कई हिस्सों में
ये रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। कहीं पर इसको कार फेस्टिवल कहा जाता है और कहीं पे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े बड़े नयनों के साथ स्वयं भक्तों के दर्शन के लिए बाहर आते हैं और इकलौते ऐसे भगवान हैं जो कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में स्वयं मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं। कोई भी विग्रह भगवान का मंदिर से बाहर निकल करके नहीं आता है। और मंदिर रथ यात्रा के लिए जो उड़ीसा ने व्यवस्था की है प्रशासन की, उसकी हम बात करते हैं। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और आपात सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं। मेडिकल कैंप्स, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। बड़े बैग्स, प्रतिबंधित क्षेत्रों और रथों पर चढ़ने से रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कई बार इसकी समीक्षा की गई है। रेलवे से लेकर के जितनी भी बुनियादी ढांचे की जो तैयारियां हैं कई दिनों से लगातार चल रही थी। होटल और धर्मशालाएं वहां पर लगभग पूरी तरह से वहां पर बुक हो चुके हैं और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और केवल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद में जो जमालपुर स्थित है 400 वर्ष पुराना भगवान जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पर रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं और 16 किलोमीटर की ये लंबी रथ यात्रा है। रथ यात्रा निकलने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई की। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान के रथ के आगे जो राज्य के मुखिया हैं, गजपति महाराज उड़ीसा में, तो यहाँ पर परंपरा यह है कि मुख्यमंत्री सोने के झाड़ू से रथ के आगे इस परंपरा का विधि विधान से पालन करते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा गुजरात का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस वर्ष अहमदाबाद में 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार रथ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में AI आधारित निगरानी प्रणाली, चेहरा पहचान करने की तकनीक और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर वहां पर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल हुए। सुबह की सबसे पहली आरती, मंगला आरती में भगवान श्री जगन्नाथ, दृश्य आपके स्क्रीन पर, स्वयं उन्होंने मंगला आरती की और संपूर्ण विश्व के मंगल कामना के साथ इस रथ यात्रा की, पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद, उड़ीसा में पुरी के बाद अहमदाबाद रथ यात्रा का ही देश में सबसे ज़्यादा महत्व है। हालांकि अब कई जगह पे रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई जगह रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद से, जहाँ पर गृहमंत्री आज पहुँचे और प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव में मंगला आरती में हिस्सा लिया। और भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन की शुरुआत होनी है। NSA अजीत डोभाल बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों के साथ ये 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिम्स्टेक देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में बिम्स्टेक देश सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। IRCTC ने अपनी वेबसाइट का आधुनिकीकरण करते हुए नया बीटा वर्जन आम लोगों के लिए लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद अब टिकट बुकिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी। टिकट बुकिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। रेलवेज के अनुसार प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग करने की क्षमता है। इसके साथ ही रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। नया सिस्टम प्रति मिनट 40 लाख से अधिक पूछताछ संभाल सकेगा। इस अपग्रेड से खास तौर पर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली देरी कम होगी और वेबसाइट पहले से अधिक तेजी से काम करेगी। नई वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अब टिकट बुक करते समय यात्री अपनी पसंदीदा सीट का विकल्प चुन पाएंगे। इसके अलावा फेयर कैलेंडर की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही दिव्यांग छात्रों और मरीजों के लिए विशेष बुकिंग सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसमें अनावश्यक पॉपअप्स, फ्लैशिंग ग्राफिक्स और कोई अनावश्यक कैप्चा नहीं होगा, जिससे टिकट बुकिंग, खासतौर पर तत्काल टिकट बुकिंग करना अधिक आसान और तेज़ हो जाएगा। बता दें कि डिज़ाइन की प्रक्रिया में छात्रों को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने वेबसाइट के लुक और फील को बेहतर बनाने के लिए
सुझाव दिए। प्राप्त फीडबैक के आधार पर नई वेबसाइट ट्रायल के लिए तैयार है। अब पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इसके तहत पेट्रोल के निर्यात पर 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर 15 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के निर्यात पर 14 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा हर 15 दिनों में करती है और उसी आधार पर शुल्क में बदलाव किया जाता है। इस फैसले का यह उद्देश्य है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखा जाए। हालांकि घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं के लिए, आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपके लिए कीमतें पुरानी ही रहेंगी। कोई भी बदलाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं होगा। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए हैं। इन पर अब बुलडोजर चलेगा। व्यक्तिगत सुनवाई के बाद RDA के उपाध्यक्ष की ओर से जौहर विश्वविद्यालय को 15 दिन में भवन खाली करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद कभी भी इन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। ये कुछ दिन पहले संज्ञान में आया था कि जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है। 15 जुलाई को उन्होंने प्रातः 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का भी उनको अवसर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लिखित जो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए RDA इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया। भारत UK FTA या कहें सीटा अब बुधवार से लागू हो चुका है। अब UK के बाजार में 99% भारतीय निर्यात को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। इस द्विपक्षीय समझौते को लेकर के हमने बात की वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ। आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। भारत ने अगले कुछ वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है और भारत और UK के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है वो प्रभावी हो गया है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, जो कि सचिव हैं। इस पूरी नेगोशिएशन को इन्होंने लीड किया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे FTAs हम लोगों ने किए और ख़ासतौर पर विकसित देशों के साथ किए। भारत UK के बीच में जो सेटा हुआ है वो उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? ये भारत देश का हमारा वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल और एम्बिशियस एग्रीमेंट है, क्योंकि ये 2 मेजर इकोनॉमीज़ के बीच एग्रीमेंट हुआ है और इसमें जो कमिटमेंट्स है वो काफ़ी डीप हैं दोनों साइड से। इंडिया ने भी काफ़ी अपने FTA प्रेसिडेंट से आगे बढ़कर मार्केट एक्सेस के क्षेत्र में 90%, 89% तक टैरिफ लाइंस पे कंसेशंस दिए हैं और इसके साथ साथ UK ने भी हमें 99% टैरिफ लाइन और 100% ट्रेड वैल्यू पे एक्सेस दिया है। ज़्यादातर ट्रेड हमारा 0% ड्यूटी पे आज से प्रभावी हो गया है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुली है। इसके साथ साथ बहुत सारे
नए एरियाज हैं जिस पर भी हम लोगों ने पॉलिसी नेगोशिएशंस किए हैं, पॉलिसी कमिटमेंट्स एक दूसरे के साथ किए हैं, जो कि एक नया मोड़ है भारत के लिए। बड़े एफटीएज में डेवलप्ड विकसित देशों के साथ एफटीए करने की कड़ी में एक बोल्ड स्टेप है, ताकि हम नए एरियाज में नेगोशिएट भी कर रहे हैं, कमिटमेंट्स दे भी रहे हैं और कमिटमेंट्स ले भी रहे हैं। हमारे निर्यातकों को क्या फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और अगर भारतीय कंज्यूमर्स की बात करें तो उनको क्या कुछ मिलने जा रहा है इस डील से? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काफ़ी फ़ायदा होगा। यूके बड़ी एग्रीकल्चर निर्यात काफ़ी करती है, $90 बिलियन तक उनका आयात है वहाँ पर। तो उस आयात के मार्केट में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ड्यूटीज़ जीरो जा रही हैं। हमें मरीन के क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, टी कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स के क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हमारे जितने भी लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, अपैरल है, लेदर है, फुटवेयर है, इन सभी क्षेत्र में ड्यूटीज़ 8 से 17% तक की ड्यूटीज़ पहले दिन से जीरो हो रही है। ये एक बहुत बड़ी जीत है और इन क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस मार्केट में और भी निर्यात करने का, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे कंज्यूमर्स के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे बिजनेसेस जो कि टेक्नोलॉजी गुड्स का आयात करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी गुड्स जीरो ड्यूटी पे या कम ड्यूटी पे मिल पाएंगे, उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस और एफिशिएंट हो पाएंगे और वो अपने मार्केट में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। चूँकि दोनों ही इकोनॉमीज सर्विसेज ड्रिवन हैं, मेजरली सर्विसेज ड्रिवन है, तो सर्विस सेक्टर के लिए क्या खास है इसमें? आई थिंक सर्विसेज सेक्टर में एक तो सबसे बड़ा काफ़ी बाइंडिंग कमिटमेंट यूके ने लिया है, काफ़ी एम्बिशियस कमिटमेंट 137 सब सेक्टर्स में लिया है पॉलिसी कमिटमेंट्स। हम लोगों ने भी 107 सब सेक्टर में लिए हैं। इसके साथ साथ मोबिलिटी पे भी काफ़ी सारे कमिटमेंट यूके ने लिए हैं। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज के लिए वीज़ाज के प्रोविज़न किए गए हैं, प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ाज के प्रोविज़न किए गए हैं, जिससे कि हमारी मोबिलिटी को भी एक सर्टेनिटी मिलेगी। सर्विसेज का एक्सपोर्ट तभी हो पाता। इसके साथ साथ आपने देखा होगा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का एग्रीमेंट भी हम लोगों ने साइन किया, वो भी आज से प्रभावी हो गया। उसके तहत जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो अब यूके जाते हैं, उन्हें पहले 23% सोशल सिक्योरिटी, सैलरी का 23% हिस्सा सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में देना पड़ता था, जो कि उनके लिए एक तरह से संक कॉस्ट था। उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो 2 साल 3 साल 4 साल कार्य करके वापस देश चले आते थे। परंतु अब इस एग्रीमेंट होने के बाद उस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को अपने देश में अपने सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में कर पाएंगे और उसके बिना पर वहाँ एग्जम्पशन ले पाएंगे। चूँकि हम 2030 करीब आते हुए देख रहे हैं, $2 ट्रिलियन का हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है गुड्स और सर्विसेज मिला करके। यूके का शेयर अभी कितना है आपसे समझें, और कितना पोटेंशियल है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए? अभी इस पूरे निर्यात में हम लोग $863 बिलियन का निर्यात था हमारा 2025-26 में। उसमें से यूके के साथ हमारा निर्यात करीब 35 से 40 बिलियन डॉलर के बीच था। हम ट्रेड सरप्लस है यूके से, परंतु हमारा अनुमान है कि 2030 तक ये बायलैटरल ट्रेड जो अभी $60 बिलियन पे है, वो बढ़ के $100 बिलियन होगा और हाँ, निर्यात भी उस प्रोपोर्शन में कम से कम बढ़ेगा। तो इसका एक प्रभाव हमारी जो दिशा है कि हम 2030 तक $2 ट्रिलियन तक निर्यात में पहुंचे, उसमें ये काफ़ी प्रभावी साबित हो। मुझे लगता है कि इस आउटकम में दोनों साइड ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स का ध्यान रखा है और कोशिश की कि सेंसिटिव सेक्टर को एग्रीमेंट से बाहर रखा जाए और जो हमारे स्ट्रेंथ है उसको टेबल पर लाकर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे बिजनेसेस के लिए, ताकि ना सिर्फ दोनों इकोनॉमी का फायदा हो, बट इसके साथ साथ हम कुछ को क्रिएट कर सके जो कि ग्लोबल प्रोडक्ट्स हो, दूसरी इकोनॉमीज में भी हम एक्सपोर्ट कर पाए। सर बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये केवल एक ट्रेड पैक्ट नहीं है, सर्विसेज को, निवेश को और देश में जो मेक इन इंडिया और ख़ासतौर पर जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्ल्ड एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, डॉक्टर PR द्विवेदी, पूर्व राजदूत अखिलेश मिश्र, प्रोफेसर के पंत, प्रोफेसर बाला गुरुस्वामी, कुलपति महेश वर्मा, डॉक्टर VK सारस्वत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ AI के इस युग में युवा भारत की क्षमताओं को अनलॉक करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर बाला गुरुस्वामी की किताबों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया। मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि आज का युवा
नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन रहा है। भारत युवाओं का देश है। लगभग 65% जो हमारा पॉपुलेशन है वो 35 इयर्स के नीचे का है। तो युवाओं को स्किलिंग करके जो युवा कल तक रोज़गार मांगने वाले थे अब रोज़गार प्रोवाइड करने वाले लोग बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास है और हम सब मिल करके करेंगे और युवाओं को इस लेवल तक स्किलिंग करेंगे, उनको एआई के से लेकर के हर क्षेत्र में इनेबल करेंगे कि ताकि वो रोज़गार मांगने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बने। विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री वृषाली जोशी द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में आगामी 23 और 24 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली उत्तर भारत प्रबोधन बैठक की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस बैठक का मुख्य विषय होगा युगानुकूल मातृत्व। वहीं 24 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत देश भर से आई प्रमुख मातृशक्तियों के साथ एक विशेष संवाद भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक युगानुकूल मातृत्व इस विषय पर एक समग्र चिंतन सबके सामने रखने जा रहे हैं। विश्व मांगल्य सभा का कार्य गत 16 वर्ष से पूरे भारत में मातृत्व इस विषय पर कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा। उत्तर भारत की अनेक प्रतिथयश महिलाओं को इसमें बुलाया है। हर प्रांत की कुछ एमिनेंट महिलाएं इसमें आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। एससी ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट को नैनीताल से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर वकीलों और मुकदमा लड़ने वाले लोगों के बीच जनमत संग्रह कराने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को अपने न्यायिक अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। नई जगह तय करने जैसे प्रशासनिक फैसले हाई कोर्ट और राज्य सरकार को मिलकर प्रशासनिक स्तर पर लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले ही हल्द्वानी में हाई कोर्ट के लिए ज़मीन तय कर चुकी है, इसलिए सभी ज़रूरी मंजूरियां 6 हफ्तों में दी जाएं। इसके बाद ये ज़मीन हाई कोर्ट को सौंप दी जाए। और अमेरिका ने कल लगातार 5वें दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी हमलों का लक्ष्य उन ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना है जिसका इस्तेमाल हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। और लगातार हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये खबर की जो अमेरिका जो हमले कर रहा है उस खबर हमारी लगातार निगाह बनी हुई है। लेकिन अब हम रुख करते हैं अगली खबर का। गत विजेता अर्जेंटीना ने एक बार फिर से फीफा विश्व कप के फाइनल्स में जगह बना ली है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल्स में प्रवेश किया। 19 जुलाई को खिताबी मुकाबले में उसका सामना स्पेन के साथ होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ बिना किसी गोल के समाप्त हो गया, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय में दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिला दी। अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चौथी वनडे सीरीज जीतने का मौका है। टीम इंडिया ने 2021 में घर पर ही 2-1, 2022 में इंग्लैंड में 2-1 और 2025 में भारत में 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी। 3 मैचों की इस सीरीज में पहला वनडे 6 विकेट से जीत करके टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।